जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, जो फॉस्फेट बफर हैं वो किस तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। सोडियम के साथ अल्टरनेट होगा हाइड्रोजन आयन, ठीक है। अगर हाइड्रोजन आयन आया है, ठीक है, दो सोडियम है, तो एक सोडियम की जगह वो ले लेगा, ठीक है, और वो सोडियम उधर से रिलीज हो जाएगा। लेकिन अगर किसी जगह पे हाइड्रोजन आयन को डोनेट करना है, ठीक है, कोई बेस आ गया है, तो उस जगह पे सोडियम को ऐड करके एक हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर दिया जाएगा। अल्टरनेटिवली स्विचेस विद द हाइड्रोजन सोडियम विद हाइड्रोजन आयन, ठीक है। Phosphates are more abundant within the cells and are rivaled as a buffer in the ICF by even more abundant proteins. राइवल्ड होते हैं, राइवल का मतलब होता है किसी का हरीफ, किसी का दुश्मन, ठीक है, किसी के अगेंस्ट होना। तो ये किसके राइवल होते हैं? abundant प्रोटीन, ठीक है, इवन मोर abundant देन द प्रोटीन्स। प्रोटीन भी एज अ बफर, प्रोटीन बफर आप लोगों ने पढ़ा है ना, तीन चीजें पढ़ी हैं, फॉस्फेट बफर हैं, प्रोटीन बफर हैं और बाइकार्बोनेट बफर हैं। तो जो प्रोटीन बफर होते हैं वो भी सेल के अंदर ही बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन ये उससे भी ज्यादा हैं, इवन मोर देन abundant देन द प्रोटीन्स, ठीक है ना। ये प्रोटीन से भी ज्यादा होते हैं, वही सेम चीजें लेकिन उसके अगेंस्ट होते हैं, ठीक है। फॉस्फेट बफर रेगुलेट्स पीएच विद इन द सेल एंड द यूरिन। मैंने आप लोगों को बताया है कि किडनी को आप लोगों ने नहीं बोलना फॉस्फेट के लिहाज से, क्योंकि किडनी सेल्स में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फॉस्फेट कंसंट्रेशंस आर हायर इंट्रासेलुलरली एंड विद इन द किडनी ट्यूब्यूल्स। सेल के अंदर होंगे और किडनी ट्यूब्यूल्स के सेल्स के अंदर होंगे, ठीक है। प्रोटीन बफर सिस्टम आगे हम पढ़ते हैं। जो सेकंड हमारा बफर है प्रोटीन बफर्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट बफर सिस्टम इन द बॉडी सेल्स, आल्सो इम्पोर्टेंट इन द ब्लड। बॉडी सेल्स और ब्लड दोनों के अंदर इंपॉर्टेंट है प्रोटीन बफर, ठीक है। द पीएच ऑफ द सेल्स ऑल्दो स्लाइटली लोअर देन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो पीएच होती है सेल के अंदर वो स्लाइटली लो होती है एज कम्पेयर टू ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। नेवरदलेस चेंज अप्रोक्सीमेटली इन प्रोपोर्शन टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड चेंजेस, यानी कि जो भी छोटी मोटी चेंज होगी वो किसकी वजह से उसी वक्त नॉर्मल पे आ रही है, प्रोटीन बफर्स की वजह से। देयर इज अ स्लाइट अमाउंट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, although these ions require several hours to come to equilibrium with the एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड। यानी कि स्लाइट अमाउंट जो बाइकार्बोनेट की और हाइड्रोजन की है ना, यानी कि ये फ्रीली परमिएबल नहीं है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, ये थोड़े बहुत एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जब भी कोई पीएच में चेंज होगी तो उसको घंटों लग जाते हैं दोबारा इक्विलिब्रियम में आयंस को आने के लिए, हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन को, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर रैपिड इक्विलिब्रियम दैट अकर्स इन द रेड ब्लड सेल। लेकिन जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें ये इक्विलिब्रियम बहुत रैपिडली आएगा, ठीक है, उसमें ये पीएच बहुत जल्दी से नॉर्मल पे आएगी, क्योंकि वो क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से किस जगह पे लेके जा रहा होता है, हमारे लंग्स के अंदर, ताकि वहां से बाहर निकाली जा सके। अगर उस जगह पे ये घंटों लगाए तो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट ही नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि उस जगह पे कार्बोनिक एसिड बनेगा, कार्बोनिक एसिड आगे डिसोसिएट होगा, हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन बनेंगे, ठीक है। तो उस जगह पे ये जो इक्विलिब्रियम है बहुत जल्दी अटेन हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड होएवर कैन रैपिडली डिफ्यूज थ्रू द ऑल सेल मेम्ब्रेन। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फ्रीली इजीली डिफ्यूज हो जाती है सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू, हर तरह के सेल्स के थ्रू, ठीक है। उसके बाद है प्रोटीन बफर सिस्टम। This diffusion of the element of the bicarbonate buffer system causes the pH in the intracellular fluid to change when there are changes in the extracellular pH. जो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है, ठीक है, causes the pH in the intracellular fluid to change। जो सेल के अंदर की पीएच है उसको चेंज करते हैं when there is change in extracellular pH, जब एक्स्ट्रा सेलुलर की पीएच चेंज होगी, ठीक है। बाइकार्बोनेट क्या करेंगे, इंट्रासेलुलर जो पीएच है उसे चेंज करेंगे उस वक्त जब बाहर की पीएच भी चेंज हो रही है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की पीएच भी चेंज हो रही है। फॉर दिस रीजन द बफर सिस्टम विद इन द सेल हेल्प टू प्रिवेंट द चेंजेस इन द पीएच ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, बट मे टेक सेवरल आवर्स टू बिकम मैक्सिमली इफेक्टिव। आपको पहले बताया कि टाइम लगता है इस पे, ठीक है।
जो सेल के अंदर का बफर सिस्टम है, दो चीज़ें मैंने आपको बताई कि सेल के अंदर होंगी, वो कौन सी हैं कि एक तो प्रोटीन बफर है, दूसरा फॉस्फेट बफर है। वो ट्राई करेंगे कि उसको नॉर्मल पे लेके आएँ, लेकिन उनको कुछ टाइम लग जाएगा क्योंकि जो बाइकार्बोनेट्स हैं ये फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। प्रोटीन बफर सिस्टम, प्रोटीन्स आर एक्सीलेंट बफर्स कॉल्ड because they contain both acids and base groups। प्रोटीन्स का एक्सीलेंट बफर हैं, क्यों? क्योंकि इनके पास दोनों ग्रुप होंगे, एसिड भी होंगे, बेस भी होंगे। दैट कैन गिव अप और टेक अप हाइड्रोजन आयन। काम क्या कर सकते हैं, या हाइड्रोजन आयन को दे भी सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये बफर सिस्टम में दोनों काम हो रहे होते हैं, हाइड्रोजन आयन को देने की एबिलिटी भी है और एक्सेप्ट करने की भी एबिलिटी है। प्रोटीन्स आर एक्सट्रीमली अबंडेंट इन द सेल। प्रोटीन किस जगह पे नॉर्मली ज़्यादा होते हैं? ऑफ कोर्स इन द सेल। सेल से बाहर ईसीएफ में तो प्रोटीन्स नहीं ना हो सकते। ऑफ कोर्स सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं, तो प्रोटीन्स अबंडेंट किस जगह पे मिलेंगे आपको? सेल के अंदर। द मोर limited number of proteins in the plasma reinforce the bicarbonate system in the ECF। आपको पता है कि एल्ब्यूमिन वगैरह, ठीक है, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो प्लाज्मा के अंदर भी होते हैं, लिमिटेड नंबर में होते हैं। एज कम्पेयर टू सेल, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स की तादाद बहुत कम होती है, लेकिन होती ज़रूर है, ठीक है। इन द प्लाज्मा री इन्फोर्स द बाइकार्बोनेट सिस्टम इन द ECF। वो बाइकार्बोनेट सिस्टम को ECF में नॉर्मलाइज करवाते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पीएच। इन द रेड ब्लड सेल्स हीमोग्लोबिन इज एन इम्पोर्टेंट बफर एज फॉलोज। हीमोग्लोबिन आपको पता है कि प्रोटीन है, ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट बफर है किसके अंदर? ब्लड के अंदर। वो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट भी कर सकती है और डोनेट भी कर सकती है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगी तो एच भी बना देगी। केमिकल बफरिंग ऑफ द बॉडी फ्लूइड इज इनसाइड द सेल्स। जो केमिकल बफरिंग होती है वो सेल के अंदर होती है, एंड मोस्ट ऑफ दिस रिजल्ट फ्रॉम द इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स। सेल के अंदर आप लोगों ने दो बफर याद रखने हैं, फॉस्फेट और दूसरा कौन सा है? प्रोटीन्स। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्रोटीन जो है वो सेल के अंदर एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। वो किसी भी जो चेंज को आगे से रेजिस्ट करेंगे, यानी कि उस चेंज को नहीं होने देंगे, पीएच को कम या ज़्यादा नहीं होने देंगे, नॉर्मल पे रखेंगे। हाउएवर एक्सेप्ट फॉर द ब्लड रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल एक एक्सेप्शन है, ठीक है। द स्लोनेस with which hydrogen ion and bicarbonate move through the cell membrane often delays for several hours the maximum ability of the intracellular proteins to buffer extracellular acid base। मैं हूं ना थोड़ी देर तक। रेड ब्लड सेल की एक एक्सेप्शन है, ठीक है। द स्लोनेस विद विच हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट मूव थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। रेड ब्लड सेल में आपको बताया है कि ये बहुत फास्ट एक्ट हो रहा होता है क्योंकि उसने कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना होता है। लेकिन रेड ब्लड सेल के अलावा जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर, उनमें बाइकार्बोनेट HCO3 और हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन्स जो हैं वो बहुत स्लोली मूव करते हैं, यानी कि अंदर से बाहर या बाहर से अंदर बहुत स्लोली मूव करेंगे। एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में ये बहुत यानी कि फास्ट मूव करते हैं, ठीक है। उसकी मेम्ब्रेन को बहुत फास्ट through the cell membrane often delays for several hours the maximum ability of the intracellular proteins to buffer। यानी कि according to the intracellular buffer जो होते हैं उसके मुताबिक ही इन्होंने मूव करना होता है। बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। अगर ये पॉइंट नहीं समझ आया मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रेड ब्लड सेल के अलावा तमाम सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन है वो इसको फ्रीली अलाउ नहीं करती हाइड्रोजन आयन को और बाइकार्बोनेट आयन को। वो सिर्फ उतने ही हाइड्रोजन आयन या बाइकार्बोनेट आयन को अलाउ करती हैं जितने को वो न्यूट्रलाइज कर लें, ठीक है, जितने को वो बफरिंग सिस्टम के थ्रू दोबारा नॉर्मल पे ले आएँ। और जब इस तरह वो एक्ट करेंगी तो उसको ऑफ कोर्स टाइम लगेगा, ऑल आवर्स में, ठीक है, घंटों लग जाएंगे उसको नॉर्मलाइज करते हुए। लेकिन जो रेड ब्लड सेल हैं उसमें बहुत जल्दी से आयंस मूव कर रहे होते हैं। उसमें नॉर्मलाइज करने के लिए जो सबसे पोटेंट बफर है वो हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन पीएच को बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर देती है, ठीक है। बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। काइंडली अपना माइक ऑफ कर दें।
जो स्टूडेंट देख लें अभी भी सिर्फ 40 स्टूडेंट हैं, अगर वो नहीं आएंगे तो उनकी ऑफ कोर्स एब्सेंट लगाऊंगा मैं। बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम predominates in the extracellular fluid। अब हम तीसरा बफर सिस्टम पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा है फॉस्फेट बफर, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा है प्रोटीन बफर। थर्डली हमारे पास जो लास्ट बफर है वो कौन सा है? बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। ये वो दोनों बफर किस जगह पे आपको मिलते हैं? इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर। प्रोटीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। मेनली किस जगह पे होते हैं? इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बफर में कौन सा होगा? बाइकार्बोनेट, ठीक है। बाइकार्बोनेट यानी कि हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करके कार्बोनिक एसिड में चेंज कर सकता है ये। उसके बाद bicarbonate buffer system, this system is most important because the concentration of both component can be regulated, carbonic acid by the respiratory system, bicarbonate by the renal system। यानी कि जो कार्बोनिक एसिड है उसको आगे डिसोसिएट करके किस में चेंज कर देगा? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू बाहर निकल जाएगी। बाइकार्बोनेट जो है, अगर फॉर एग्जांपल बाइकार्बोनेट की अमाउंट बॉडी के अंदर बढ़ गई है तो उसको किडनी के थ्रू बाहर निकाल सकता है, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट दोनों साइड से एक्ट कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ कंपोनेंट्स कैन बी रेगुलेटेड। दोनों कंपोनेंट की कंसंट्रेशन को ये रेगुलेट कर सकता है, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं जो फर्स्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट द पीएच शिफ्ट। जो भी पीएच शिफ्ट है उसका जो फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है, वो है केमिकल बफर। सबसे पहले जो डिफेंस मैकेनिज्म एक्ट करेगा ना, वो केमिकल बफर सिस्टम है। बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम उसमें आ जाएगा, फॉस्फेट और प्रोटीन। ये तीन बफर सिस्टम सबसे पहले एक्ट करेंगे। यानी कि कोई भी पीएच में चेंज होगी सबसे पहले ये वाले जो बफर सिस्टम है, ठीक है ना, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट और प्रोटीन, ये वाले सामने आएंगे, ठीक है। सेकंड लाइन ऑफ द डिफेंस अगेंस्ट पीएच शिफ्ट फिजियोलॉजिकल बफर, रिस्पिरेटरी मैकेनिज्म हो गया और रीनल मैकेनिज्म हो गया। ये उसके बाद में ये वाले आएंगे, ठीक है। सबसे पहला कौन सा मैदान में आएगा? केमिकल बफर, उसके बाद रिस्पिरेटरी सिस्टम और सबसे आखिर पे रीनल मैकेनिज्म, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रिस्पिरेटरी रिस्पॉन्स भी हमने पढ़ लिया था, उसके बाद केमिकल बफर भी हमने पढ़ दिया। अब आ गया रीनल रिस्पॉन्स। Kidney compensates for acid-base imbalance within 24 hours and is responsible for long-term control। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 24 आवर्स में इसको रिस्पॉन्ड करती है और इसका जो भी ये काम करेगी, यानी कि जब ये कंट्रोल करेगी किडनी मैदान में आएगी, इसका जो किया हुआ काम है वो लॉन्ग टर्म होगा, ठीक है। इसका जो कंट्रोल है वो लॉन्ग टर्म होगा। टू द एसिडोसिस रिटेन्स बाइकार्बोनेट आयंस एंड एलिमिनेट्स हाइड्रोजन आयन। यानी कि जब एसिड ज़्यादा होगा तो एसिड को बाहर निकालना स्टार्ट कर देगी, यानी कि हाइड्रोजन आयन को बाहर निकालना स्टार्ट कर देगी और बाइकार्बोनेट को रिटेन करना स्टार्ट कर देगी, बाइकार्बोनेट को कंजर्व करना स्टार्ट कर देगी, सेव करना स्टार्ट कर देगी, ताकि जो एसिडोसिस है वो दोबारा नॉर्मल पे आ जाए। जब अल्कलोसिस होगी वही सिस्टम होगा लेकिन रिवर्स में होगा, ठीक है। इसमें अल्कलोसिस को बाहर निकालेगी और एसिड को रिटेन करेगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीनल मैकेनिज्म फॉर रेगुलेटिंग एसिड बेस बैलेंस आर कंजर्विंग, जिसको हम रीअब्जॉर्बिंग बोलते हैं, और जनरेटिंग, यानी कि ये प्रोड्यूस भी करती है न्यू बाइकार्बोनेट आयंस। इसके इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म कैसे हैं? ये कंजर्व भी करेगी और जनरेट भी करेगी बाइकार्बोनेट आयंस को। एक्सक्रीटिंग बाइकार्बोनेट आयंस, या बाइकार्बोनेट आयंस को एक्सक्रीट कर सकती है, ठीक है। इस यानी कि अगर एसिडोसिस हो गई है तो क्या करेगी? बाइकार्बोनेट आयंस को रीअब्जॉर्ब अब्जॉर्ब भी करेगी और जनरेट भी करेगी ताकि एसिड को दोबारा नॉर्मल पे लेके आया जा सके। लेकिन अगर अल्कलोसिस हो गई है, ठीक है, अल्कलोसिस में क्या करेगी? एक्सक्रीट बाइकार्बोनेट आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस को जिस्म से बाहर निकालेगी। लूजिंग अ बाइकार्बोनेट आयन इज सेम एज गेनिंग अ हाइड्रोजन आयन, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन दोनों मिलके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर एक बाइकार्बोनेट आयन हम गेन कर रहे हैं तो
वो सेम एक्ट करेगा जैसे कि हमने एक हाइड्रोजन आयन को लूज कर दिया, यानी कि वो एक बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, वही सेम चीज़ है, अगर हम एक हाइड्रोजन आयन को गेन करते हैं तो वो सेम एज गेनिंग अ बाइकार्बोनेट आयन। अच्छा जी, रीनल मैकेनिज्म ऑफ एसिड बेस बैलेंस में क्या चीज़ है? हाइड्रोजन आयन सेक्रेशन अकर्स इन पीसीटी। जो एसिड है, प्रोटॉन है, वो किस जगह से सेक्रेट हो रहा है? पीसीटी एंड इन टाइप ए इंटरकलेटेड सेल्स। ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट के सेल्स हैं, इंटरकलेटेड सेल्स, उनमें से टाइप ए इंटरकलेटेड सेल्स से हाइड्रोजन आयन सेक्रेट हो रहा है। ये दो जगह से हाइड्रोजन आयन की सेक्रेशन होती है। हाइड्रोजन आयन कम फ्रॉम डिसोसिएशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। जो हाइड्रोजन आयन है वो किस जगह से आते हैं? डिसोसिएशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। ठीक है, एसिडिफिकेशन ऑफ द यूरिन बाय एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया। देखें जी, इधर से ग्लूटामीन इधर आया, ठीक है, वहां से अमोनियम आयन रिलीज, अमोनिया रिलीज हुआ। ठीक है, अमोनिया आगे किससे मिलेगा? सोडियम क्लोराइड में से, सोडियम क्लोराइड में से क्लोराइड के साथ मिलके आवाज नहीं क्लोराइड आ बन। रही। आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरी? नहीं सर। किसी को सर भी अब मेरी? आई है। बीच में ब्रेक हो जाती है। आप बताया करें ना अगर आवाज ब्रेक हो रही हो, ताकि मैं उसका कोई अल्टरनेटिव करूं। अब ठीक आ रही है आवाज? अभी आवाज ठीक आ रही है या नहीं? जी सर, अब आ रही है। यस सही आ रही सर सर, अब अब आ ठीक रही है। आ रही सर, है। अब ठीक आ रही है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी कट सर। चलें ठीक है जी। अमोनियम, अमोनियम आयन किसके साथ मिलेंगे? क्लोराइड के साथ, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, ये इधर से आप लोगों ने देख लेना है कि बेस जो है उसका ये कलर है, एसिड का रेड है, ठीक है, और बफर का ग्रीन है। सर जी जी। सर आपने मुझसे पूछा था, तो मेरा नेटवर्क बहुत अनस्टेबल है, तो मुझे अब बार बार रिकनेक्ट हो जाती है क्लास। मुझे बाद में बताया दूसरों ने कि तुमसे पूछा था सर ने। तो सर वाकई मेरा इशू है, बार बार मैं बहुत मुश्किल से कनेक्ट कर रही हूँ क्लास। आप काइंडली जो क्लास है वो तो नहीं ना मिस कर सकते, छत पे बैठ के ले सकते हैं, ठीक है, भाई से मोबाइल ले सकते हैं, कोई सर कनेक्शन अच्छा वाला लगा सकते हैं, अल्टरनेटिव कोई भी कर सकते हैं। मैं भी घर से बाहर जाके क्लास ले रहा हूँ ना। सर आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही मेरी? सर आवाज नहीं आ रही। एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी, अब आवाज आ रही है मेरी? यस सर, सही जी आवाज आ सर। रही है? अभी जी कोई आ इशू तो रही नहीं? सब सही आ रही है। चलें ठीक है, आपको बोलना चाहिए ना अगर कोई इशू हो रहा है, ताकि मैं वो इशू रिजॉल्व करूं। अगर बोलेंगे नहीं तो होता मुझे है कि पैसे। जी सर जी। हमें होता है कि हमें बस आपकी आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही होती है। नहीं, आप तो अगर इस वजह से हम बोलेंगे तो बोलते ऑफ कोर्स मैं दूसरों से पूछूंगा कि दूसरों को भी आ रही है या नहीं आ रही। तो इस तरह का जब भी इशू हो तो लाजमी बोलना चाहिए, ताकि उस इशू को उसी वक्त रिजॉल्व किया जाए। जब आपको समझ ही नहीं आएगी तो फिर क्लास लेने का फ़ायदा है। तो आप काइंडली जब भी हो उस वक्त बोला करें, ठीक है। हैं। ओके सर। अच्छा, अभी मुझे ये बताओ कि कौन कौन बंदा पढ़ के आया है? सारे पढ़ के आए हैं या नहीं पढ़ के आए? चले मुझे खोलने दें ज़रा लिस्ट आप लोगों की, उसके बाद मैं आप लोगों से सुनना स्टार्ट करता हूँ। ये आप लोगों को दोबारा फेयर वार्निंग है, फिर आप लोगों के साथ वही कोऑपरेशन वाला काम कर रहा हूँ, ताकि आप
सबको इक्वल फ़ायदा हो, सबको इक्वल बेनिफिट हो। आप उन लोगों से काइंडली कहें कि जो बंदे अभी तक क्लास मिस कर रहे हैं वो दोबारा क्लास लें, ताकि उनका टाइम ज़ाया नहीं हो, ठीक है? उनको भी मार्क्स मिलें। मेरी बात की समझ आ रही है? जी सर। अभी देख लो कि पहले 60 स्टूडेंट्स थे, लेकिन अभी जो क्लास ख़त्म होने तक कितने रह गए हैं? 39। किधर गए हैं सारे?